नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति जो है उसका रोल क्या होता है। बड़े संक्षेप में देखेंगे, हालांकि इसके कार्य और भूमिकाएं वगैरह जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इसका इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी ऑथ क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। आप कहोगे सर हिंदी वाली स्लाइड्स कहाँ चलेगी, तो देखिए हिंदी वाली स्लाइड्स मैंने सबके लास्ट में डाल दी है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में स्लाइड्स है, मैं समझाऊंगा आपको इंग्लिश में, हिंदी में ही आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। इसलिए मैंने ये जो है वो स्लाइड जो है वो आपकी सबके लास्ट में डाल दी हिंदी वाली, ताकि आप जो है बाद में रेफर इनको कर पाओ। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो मेन हम हासिल कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रेसिडेंट, वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, यानी नाम मात्र के, किसके, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सेरेमोनियल हेड होते हैं वो। आपको पता ही है, अपने यहाँ संसदीय शासन है, और संसदीय शासन में एक होता है वास्तविक। बड़े आसानी से हम आराम आराम समझेंगे। वास्तविक एक होता है नाम मात्र का। तो वास्तविक हेड जो है वो तो कौन होते हैं, पीएम होते हैं, और जो नाम मात्र के होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं। तो ये हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, वैसे अगर देखें तो पीएम जो है वो सरकार के प्रमुख होते हैं, किसके, सरकार के। और राष्ट्रपति जो है वो किसके प्रमुख होते हैं, वो देश के प्रमुख होते हैं, वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी जो सॉलिडेरिटी है उसके प्रतीक होते हैं राष्ट्रपति। अगर हम संविधान के अनुच्छेद देखें तो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक और भाग 5 आपको याद रखना है। ये भाग वगैरह भी यूपीएससी पूछती है। 3 में है मूल अधिकार, बाकी इससे पहले के तो आपको याद ही होंगे। 4 में है यहाँ पर डीपीएसपी। 4A जो है उसमें आपके है मूल कर्तव्य। और 5 में कौन आ जाता है, 5 में आ जाते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार, और इस केंद्र सरकार के पार्ट होते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो अब 52 से लेकर 78 तक जो है, और भाग 5 में जो है संविधान के इनकी चर्चा की गई है, किसकी, यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जो संघीय कार्यपालिका है, किसकी, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है इसमें 52 से लेकर 78 तक। और इस संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी अवश्य पूछ सकती है कि कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, देखिए यहां पर इसमें शामिल होते हैं जो पीएम प्लस उसकी काउंसिल मिनिस्टर्स की, है ना, यानी कि आप कहो कि मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होती हैं। और अटॉर्नी जनरल भी इसमें शामिल होते हैं। भारत के जो महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता शायद इनको नहीं, अधिवक्ता महाधिवक्ता तो राज्यों के होते हैं, है ना। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भी इसमें इसके सदस्य होते हैं भारत के। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट परफॉर्म्स बोथ एग्जीक्यूटिव और सेरेमोनियल, जो इसकी ड्यूटीज होती हैं वो सब इसमें ये परफॉर्म करते हैं। जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद के पास होती है। किसके पास होती है, मंत्री परिषद, जिसकी जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं। इनके पास तो सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती है। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। इतना जो पढ़ा है सब समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका भी समाधान करूंगा। आगे आ जाते हैं साहब। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का किस प्रकार से होता है। तो भारत में 2 प्रकार से चुनाव होता है। किस प्रकार से, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से चुनाव होते हैं भारत में, 2 प्रकार से चुनाव होते हैं। 2 प्रकार से चुनाव होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव। किसका चुनाव, लोकसभा का चुनाव। एक होता है यहाँ पर हम देखें अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, इनका चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इनका चुनाव जो है किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो आपको समझ लेनी है, समझ गए सर। अब इनका चुनाव होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। एक इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, यानी निर्वाचक मंडल,
हिंदी में मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। देखिए, एक निर्वाचक मंडल जो है वो गठित किया जाता है और वो निर्वाचक मंडल जो है वो चुनाव करता है राष्ट्रपति का। सब इसमें, अब इस निर्वाचक मंडल में आप कहोगे सर शामिल कौन कौन होते हैं, तो इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो भी निर्वाचित सदस्य हैं दोनों सदनों के, पार्लियामेंट के, है ना। निर्वाचित सदस्य किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। किसके किसके, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य विधानसभाओं के, किसके, राज्य विधानसभाओं के। आप कहोगे सर कुछ ऐसे यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज भी तो होती है जिनकी विधानसभाएं होती हैं, तो हाँ, उन विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ होता है, दिल्ली, और सर कहाँ होते हैं, और होते हैं सर पांडिचेरी, और सर कहाँ होते हैं, तो और होते हैं जे.एंड.के। ये 3 यूटीज ऐसी हैं जिनकी विधानसभाएं हैं, तो इनके निर्वाचित सदस्य भी इनके सदस्य होंगे। जो नाम निर्देशित सदस्य होंगे वो नहीं, निर्वाचित सदस्य इनके इनमें भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना, कौन कौन हो गए ये तीन चीज हो गई। एक तो राष्ट्रपति, दोनों सदनों के, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो इनमें भाग लेते हैं। आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। या यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, ठीक है साहब। जो इनको पर्ची दी जाती है वो पिंक दी जाती है एमएलएस को, ग्रीन दी जाती है एमपीज को। ये भी थोड़ा सा एक फैक्ट हो गया। फिर जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। किससे, आनुपातिक, किससे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। किससे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। किससे, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से ये चुनाव होते हैं। और इसका मतलब ये है कि इसमें एक जो कैंडिडेट है उसको फुल मेजोरिटी प्राप्त करनी होगी, यानी 50% से ज़्यादा उसको प्राप्त करना होगा, तभी वो जो है वो चुनाव इलेक्टेड माना जाएगा। यही तो, तभी तो इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब तक किसी एक को नहीं मिल जाएगा पूर्ण बहुमत, तब तक ये जो है वो मत जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। आप कहोगे सर ट्रांसफर कैसा होता रहेगा, ये तो बता दो। चलो जी, वो भी बता दें। वोटिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो इसमें एक बड़ी रोचक वोटिंग प्रोसेस इसकी होती है। अगर हम देखें सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः है वोटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे लोकसभा के वगैरह होता है, उसमें सीधा एक बंदा गया और किसी एक व्यक्ति को वोट देके वो आ गया। जैसे कि मान लीजिए कोई अरविंद केजरीवाल को चुनना चाहिए, विधानसभा और लोकसभा में ऐसा होता है, तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट देके आ जाएगा कि चलो भाई अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। मान लीजिए वो किसी और को वोट देना चाहें तो उनको भी वोट देके आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, परंतु ये वाली प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा पेक्यूलियर एक चीज क्या होती है कि यहाँ पर वोटर जो है वो रैंक देता है कैंडिडेट को, है ना, और वो भी प्रेफरेंस में, है ना। प्रेफरेंस ऑर्डर पूरा बताता है, प्राथमिकता के ऑर्डर में वो रैंक देता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और डी, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और ये मिस्टर एक्स है जो कोई वोटर है, वो चुनाव वोट देगा। तो वोट देने के लिए वो क्या करेगा, इनको रैंक देगा। ऐसा नहीं किसी एक को चुन लेगा। वो मान लीजिए कि उसकी पहली पसंद है बी, तो वो इसको देगा रैंक 1। मान लीजिए कि उसकी सी जो है उसकी दूसरी पसंद है, तो वो इसको देगा 2। मान लीजिए डी इसकी तीसरी पसंद है, तो इसको वो देगा 3। और मान लीजिए कि इसकी चौथी पसंद है ए, तो ये इसको रैंक दे देगा इस प्रकार से। मान लीजिए अब वाई आ जाता है वोटर, और वाई वोटर जो है उसकी पसंद कुछ और होती है, ठीक है। वाई वोटर जो कह देता है कि नहीं मेरी पहली पसंद है सर साहब ए, दूसरी पसंद है मेरी साहब बी, और तीसरी मेरी सी है, और चौथी मेरी डी है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रैंक यहाँ पर दी जाती है ना। तो हो गया ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है ना। अगर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक्स वाई जेड तमाम लोग इसमें वोट देंगे, वो जो है यहाँ पर ऐसा हो जाए कि भाई 50% तो किसी को मिलना ही मिलना चाहिए। अब इन चारों में से किसी को भी 50% यहाँ पर नहीं मिला है वोट, तो क्या होगा, इसमें यह होगा कि जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिली है ना, उसके वोट जो है वो काट दिए जाएंगे। मान लीजिए सबसे कम प्रेफरेंस मिली यहाँ पर डी को, तो डी को जो है वो काट दिया जाएगा। डी पहली पसंद सबसे कम लोगों की है, तो डी जो है इस राष्ट्रपति चुनाव से बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब डी के जो भी मत थे,
तो उसके जो सेकंड प्रेफरेंस जिसने भी दी होगी वो मत चले जाएंगे उनमें, इन तीनों में वो बट जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से फिर वो मत इनमें बटे जाएंगे। फिर मान लीजिए अब जो है, अब सबसे कम प्रेफरेंस मिली है बी को, तो बी भी राष्ट्रपति चुनाव से हट जाएगा। अब इसके जो वोट थे वो भी आगे प्रेफरेंस के हिसाब से ए और सी में बट जाएंगे, और अब तो एक आदमी को जीतना है, तो मान लीजिए जीत गए यहाँ पर सी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीतते हैं, है ना। जब तक नहीं जीतेंगे तब तक आगे से आगे वो बढ़ता जाता है। और जब बात सिर्फ दो ही लोग लड़ते हैं तो एक बार में हो जाता है। तो भारत में क्या समझ आता है, दो ही लोग लड़ते हैं, है ना। ठीक है, जैसे 1969 में क्या होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वीवी गिरी जो है वो जीत जाते हैं, 50.22 वोट, 22% वोट उनको मिल जाते हैं, और उनके सामने होते हैं नीलम संजीवन रेड्डी साहब, जिनको 48.5% वोट ही मिल पाते हैं, है ना। तो इनको देखिए बहुमत मिल गया ना। तो इस प्रकार से होता है। जैसे और नॉर्मल लोकसभा में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो आगे है वही जीतता है। तो मान लीजिए एक आदमी को 10% वोट भी मिले ना, वो भी जीत सकता है लोकसभा में, ठीक है। परंतु इसमें नहीं है, 50% मिलना ही चाहिए आपको। ठीक है साहब, आगे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वोट देने के लिए जो भी एमपी और एमएलए वोट देते हैं, उन एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य जो है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, यहाँ पर मत जो है उस मत का मूल्य अलग अलग होता है, मूल्य जो है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। तो एक अगर एमपी के मत का मूल्य हमें निकालना है, तो हम देखेंगे कि जितने भी देश में यहाँ पर एमपी है, उन एमपी जितने भी एमएलए हैं उन सारे स्टेट के, उनका मूल्य डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। टोटल वैल्यू मान लीजिए कि 1000 आ गई, जितने भी एमएलए हैं सारे स्टेट की उनकी। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया कि 500 है। तो इसकी मत की मूल्य जो है एक एमपी की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस प्रकार से जिसको जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा वो। और अगर एमएलए की हम मत का मूल्य देखें, तो टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की, राज्य की पूरी जनसंख्या, मान लीजिए कि राजस्थान की देख रहे हैं तो राजस्थान की पूरी जनसंख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डिवाइडेड बाय कितना, जो टोटल नंबर ऑफ है उसमें मेंबर्स हैं उसमें, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको गुणा कर देंगे 1/1000 से। मान लीजिए कि किसी राज्य की जनसंख्या है, मान लीजिए कि 2 करोड़ जो है, 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 100 किसी राज्य की जनसंख्या है, और उस 100 राज्य की जनसंख्या में 20 जो है वो एमएलए चुने जाते हैं, उनको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से एक एमएलए का मत निकल के आ जाएगा। ये हमने देख लिया। और ये प्रेफरेंस किस प्रकार से देते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। नहीं समझ में आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो अलग से बना के समझा दूंगा। नहीं तो आप एक बार दोबारा समझोगे तो देखोगे तो समझ ही जाओगे। फिर मान लीजिए इन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा, तो साफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस विवाद का समाधान करेंगे, उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद जो है उसकी आपको होगी अपील नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के बाद में, और कहीं नहीं जा सकता। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होता ही है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया राष्ट्रपति? भाई राष्ट्रपति तो एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद है, तो राष्ट्रपति के चुनाव को यहाँ पर इनडायरेक्ट क्यों रखा गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसका क्यों रखा गया, इसके कारण क्या है, क्या कारण है इसके चुनाव रखने की, है ना। तो इसके जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो अपनी संविधान सभा थी, उसमें बात चली, तो ये हो गया भाई ये जो राष्ट्रपति है वो तो नॉमिनल हेड होते हैं, ये तो नाममात्र के ये हेड होते हैं इसके। ठीक है, तो एक नाममात्र के हेड के लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन अगर करवाया जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा खर्चा इसमें तो होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत बड़ा खर्चा होता है ना, तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर ये तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय शासन है, संसदीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ चलाया जाएगा ना भाई। संसदीय व्यवस्था में तो बात यह है कि एक नाममात्र के होंगे और एक होंगे जो है वो वास्तविक। अगर राष्ट्रपति को भी उसी विधि से चुन लिया जाए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को, तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात क्यों मानेगा? नॉर्मली होता क्या है कि प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो जब सेम पावर, सेम लोगों को राष्ट्रपति ने चुना, तो फिर वो प्रधानमंत्री की बात क्यों मानेगा, है ना। ठीक है, ये फिर है एक हाई कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हुआ करते थे कि एक इस नाममात्र के अध्यक्ष के चुनाव के लिए इतना सारा तामझाम करना, इतना सारा खर्चा करना, ये अननेसेसरी लगा, क्योंकि ये तो एक नाममात्र के सिंबॉलिक हेड ही हैं, इसलिए जो है इनके इतना खर्चा करना जायज़
नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के कारण यहाँ पर हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो है होनी चाहिए 35 साल की आपकी एज। तो क्या मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी भी 35 साल का नहीं हुआ हूँ। ठीक है, फिर इनके पास और एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये योग्य होने चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने की, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की इनकी योग्यता होनी चाहिए। फिर ये किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, लाभ के पद पर ये नहीं होने चाहिए। हाँ जी, तो ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इनको 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 ही इनको अनुमोदक भी चाहिए, अगर राष्ट्रपति का आपको चुनाव लड़ना चाहिए तो है ना। साथ साथ इनको 15,000 रुपये सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवानी होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओथ जो होते हैं इनके ऑफिस की जो है वो लेते हैं कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस के लिए लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड लॉ, और ये जो है वो डिवोट कर देते हैं खुद को देश के वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए और उसके लोगों के कल्याण के लिए। इनको ओथ जो है वो दिलवाते कौन है, शपथ कौन दिलवाते हैं, तो इनको दिलवाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो कौन दिलवाएगा, जो सीनियर मोस्ट जज है, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलवाएगा। फिर आ जाता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, तो ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस इनकी होती हैं, है ना। तो इसमें हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं हो सकते हैं, है ना, वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, उनको एक ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा और उसकी सैलरी और अलाउंस जो है वो एक बार नियुक्त होने के बाद कम नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। और प्रेसिडेंट जो है वो उसको इन्वॉल्वमेंट्स जो है वो वेतन भत्ते भी मिलेंगे और 5 लाख रुपए का उनको पर मंथ वेतन मिलेगा। 2018 में ये 5 लाख रुपए कर दिया गया था। इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे इनको, कुछ उन्मुक्तियां, क्या कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, क्या उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार क्या मिलेंगे, तो प्रेसिडेंट जो है वो पर्सनल इम्यूनिटी उनको मिलती है, कोई भी लीगल एबिलिटी जो है उन्होंने ऑफिशियल एक्शन लिया है तो उसके प्रति उनका कोई भी लीगल लाइबिलिटी उनकी नहीं होती। यानी एक आप आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो उसकी जो है फिर वो लीगल एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने किसी की हत्या कर दी तो भी, है ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है। हालांकि सिविल मामलों में, सिविल मामले जो हैं, सिविल मामलों में उनके ऊपर केस किया जा सकता है, आपराधिक मामलों में नहीं किया जा सकता मगर सिविल मामलों में किया जा सकता है। 14 दिन का माफ कीजिएगा 2 महीने का नोटिस देने के बाद उनके ऊपर सिविल मामलों में किया जा सकता है। और ऐसा किया भी गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हुआ करते हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे, प्रणब मुखर्जी पर चलाया गया था, कोई किताब लिखने से रिलेटेड कोई मामला था, उसमें इनके ऊपर ऐसा केस चला भी था, है ना। ये मैंने फिर आपको दे दिए हिंदी अनुवाद पूरा का पूरा, आप देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। सारे के सारे मैंने हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। अगले लेक्चर में राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ थोड़ी सी चीज़ें, इनके पावर एंड फंक्शंस क्या है, इन क्या क्या कार्य करते हैं, इन सबके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर के आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, शेयर करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।